गुड मॉर्निंग। आज 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, आपको हमने इसके पिछले वाले पार्ट में फ्लावर का डिस्क्रिप्शन दिया था और बताया था कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म के हैं उनमें पुष्प पौधों का जननांग होता है। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में आपको लैंगिक जनन की पूरी प्रोसेस को समझना है कि किस प्रकार से इन पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। पिछले पार्ट को आप देखेंगे तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। आज हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले आपको इस चैप्टर का पूरा सारांश समझा दें, उसके बाद फिर इसके एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। जब आप पूरे सारांश को समझ जाएंगे, पूरी समरी को जान जाएंगे, तो फिर इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को समझना आसान होगा। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, अर्थात जनन की क्रिया पौधों के पुष्प से संबंधित होती है। पुष्प की बात करें तो पुष्प में दो मुख्य चक्र बताए थे। पहला सहायक चक्र बताया था और दूसरा बताया था आवश्यक चक्र। एसेसरी ऑर्गन्स आर वर्ल, एसेंशियल ऑर्गन्स आर वर्ल। सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में आपको हमने बताया था पुष्प के सहायक चक्र में दल और बाह्य दल ये दोनों आते हैं। बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र पहला चक्र है, जबकि दल प्रायः रंगीन होते हैं और ये दूसरा चक्र होता है। ये सहायक चक्र कहलाते हैं। लेकिन जब आवश्यक चक्र या इसेंशियल वर्ल्स की बात होती है तो उसमें पुंकेसर और जायांग आता है। पुंकेसर में हमने बताया था एक पुष्प में एक से अधिक पुंकेसर हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ स्टेमेंस इज नोन एज एंड्रूशियम, और पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। दूसरा पार्ट आता है आवश्यक अंक में जायांग। जायांग पुष्प का मादा भाग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चूँकि हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पुष्प के जननांगों से केवल लेना देना है। बात करें नर जननांग पुंकेसर की, तो पुंकेसर के ऊपरी सिरे पर एंथर होता है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में परागकणों का विकास होता है। चूँकि पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, इसलिए इसके अंदर विकसित हुए परागकण पुष्प के नर युग्मक होंगे। चूँकि जनन में लैंगिक जनन की बात होती है तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का होना जरूरी है। नर और मादा युग्मक जब आपस में फ्यूज करते हैं, उनमें निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जायगोट बनता है और फिर जायगोट के विकास से भ्रूण बनता है, बीज बनता है, फल बनता है और बीजों से फिर नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। जितने भी प्लांट बॉडी होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, सारे पौधे स्पोरोफिटिक होते हैं, टूयन होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अर्थात एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, द्विगुणित होती है। पत्ती, तना, फल, फूल सभी द्विगुणित अवस्था में होते हैं। स्पोर इन्हीं में बनना है, चाहे वो नर माइक्रोस्पोर हो चाहे मेगा स्पोर हो। स्पोर पुष्प से ही बनने हैं। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन को
और मेगास्पोर से मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो पुंकेसर बता रहे थे, स्टेमेंस बता रहे थे, इसका ऊपरी हिस्सा परागकोश कहलाता है। परागकोश का यदि हम टीएस काट दें, यहाँ से अनुप्रस्थ काट कर दें, तो आप इस तरह से पाएंगे कि देयर आर 4 लोब्स, 4 पालियाँ होती हैं और इन चारों पालियों के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं और ये पूरा समूह कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन बनते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पहले से आधी हो जाती है। जितनी भी जनन कोशिकाएं हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनमें मियोसिस ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं और माइक्रो मदर स्पोर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप पॉलिन ग्रेन बनते, एक सेल से 4 सेल बनती हैं। इसमें 3 आपको दिख रही हैं। इनकी पोजीशन भी कई तरह की होती है। जो आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल पोजीशन है, एक लीनियर पोजीशन होती है, डेकुसेट पोजीशन होती है। इनमें से टेट्राहेड्रल यानी 4 परागकणों का निर्माण होता है। चूँकि यहाँ पर मियासिस हो गई है, इसलिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थी, अब वो मियासिस के कारण हैप्लॉयड हो गई। यहाँ से इस तरह से माइक्रोस्पोर अर्थात परागकण का निर्माण हो चुका है। अब परागकण का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और यह परागकण तब विकसित होता है जब वो पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचता है। अब हम दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें। यहाँ के बाद अब हम दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जननांग है। पुष्प के मादा जननांग को हम गाइनोशियम कहते हैं, जायांग कहते हैं। जायांग के पार्ट जैसे एस्टमेन के पार्ट थे एंथर, फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट जहाँ पे जुड़ता है उसको कनेक्टिव कहा जाता है, योजी कहा जाता है। यानी परागकोश, पुतंतु और योजी 3 पार्ट होते हैं पुंकेसर के। लेकिन जनन अंग से संबंधित परागकोश होता है, पुतंतु और योजी का जनन से लेना देना नहीं है, परागकोश से ही लेना देना है। क्योंकि परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फीमेल पार्ट की बात करें, फीमेल पार्ट के भी 3, फीमेल पार्ट मीन्स गाइनोशियम के भी 3 भाग होते हैं। ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे का भाग ओवरी या अंडाशय कहलाता है। अब इसी तरह जिस प्रकार से स्टेमेन में हमने बताया है, उसी प्रकार से फीमेल पार्ट ये जायांग हो गया। इसके अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम या ओयूल कहते हैं। ओयूल के अंदर आर्कीस्पोरियल सेल होती हैं और आर्कीस्पोरियल सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनती है। यह भी डिप्लॉयड है, दुगुणित होती है। मेगास्पोर सेल भी दुगुणित होती है, लेकिन अब यहाँ पर मियोसिस होती है। रिडक्शन डिवीजन हमने आरडी लिख रखा है, मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप 4 मेगास्पोर मदर सेल बन जाती हैं। इस 1 मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के परिणाम स्वरूप 4 मेगास्पोर मदर सेल बनती हैं। इन 4 मेगास्पोर मदर सेल में 3 मेगास्पोर मदर सेल डीजनरेट हो जाती हैं, यानी 3 महाबीजाणु डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल 1 मेगास्पोर सेल शेष बचती है। इस मेगास्पोर सेल को हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। क्रियाशील मेगास्पोर 1 बचता है। यहाँ से जिस प्रकार से यह स्ट्रक्चर यहाँ तक डिप्लॉयड था, यहाँ पर मियासिस हो गई, अब ये हैप्लॉयड हो गया, यन हो गया। यहाँ हमने 2n लिखा है, फ्लावर भी 2n है, गाइनोशियम भी 2n है। तो यह भी जो है
जब मियासिस हो जाती है तो यह भी 2n से हैप्लॉइड यानी n अगुणित हो जाता है। अब इसमें माइटोसिस होता है, एक फंक्शनल मेगास्पोर से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन जाते हैं। अर्थात डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो सैक का ये विकास दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से 2 सेल वाला, फिर 4 सेल वाला, फिर 8 सेल वाला, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर इस तरह से डिवीजन होता है और ये 8 सेल लास्ट में बनते हैं। और ये 8 सेल 3 एक सिरे की तरफ चले जाते हैं और 3 दूसरे सिरे की तरफ चले जाते हैं। ऊपरी सिरों की सेल को एंटीपोडल सेल्स कहते हैं और नीचे की तरफ 2 सिनर्जिट्स होती हैं और एक एग सेल होता है। 2 सिनर्जिट्स और एक एग सेल होता है। अब यहाँ आप देखिएगा, अब इधर आ जाते हैं। परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, किसी पुष्प के परागकोश से निकले हुए परागकण को पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण या पॉलिनेशन कहलाती है। परागकण अलग टर्म है और पॉलिनेशन यानी परागण अलग टर्म है। परागकण नरयुग्मक होता है जो परागकोश के अंदर बनता है, जबकि परागण परागकणों का एक पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागकोश से निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। जैसे मान लिया ये परागकोश है, इसके अंदर बहुत सारे परागकण बने हुए हैं, परागकोश फट जाता है। परागकोश के स्फुटन की अलग अलग विधियां हैं और ये परागकण मुक्त होते हैं और स्टिग्मा पर आकर गिर जाते हैं। जैसे ही परागकण स्टिग्मा पर पहुंचता है, परागकण से ऊपर की लेयर काफ़ी इसकी कटीली टाइप होती है, स्पाइनी होती है और इसके ऊपर एक परत होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो परागकणों की सुरक्षा करता है। इसका अपघटन नहीं होता, परागकण वर्षों तक सुरक्षित बना रहता है। इसमें कुछ स्थानों पर पतले पतले से छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उन्हीं से पराग नली निकलती है, पालन ट्यूब विकसित होती है और इस पराग नली में 2 नर युग्मक बनते हैं जिसको हमने लाल रंग से डिनोट किया हुआ है। दीज आर द मेल गैमीट्स जो आपको पराग नली में दिख रहे हैं। अब यह परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, आपने यहाँ देखा कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर हमने दर्शाया हुआ है, ये एग सेल है, ये सिनर्जिट्स हैं, ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये एंटीपोडल सेल्स हैं। यहाँ पर ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। यहाँ पर एग सेल है, यानी एग सेल का मतलब मादा युग्मक, और यहाँ पर क्या है, नर युग्मक। अब ये दोनों युग्मक हैं, ये सारी स्टेजेस हैप्लॉइड हैं, अगुणित अवस्था हैं। यहाँ पर ये मादा युग्मक है, यहाँ पर नर युग्मक है। जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर गिरता है तो स्टिग्मा से कुछ सुगरी सब्सटेंसेस का सिक्रीशन होता है। उन सुगरी सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और पराग नली निकलती है। पराग नली में यहाँ पर 2 नर युग्मक होते हैं। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया होगी। एक नर युग्मक जो पराग नली के अंदर है इस एग सेल से फ्यूज करता है, जिसको हमने यहाँ डिनोट किया हुआ है अंड कोशिका से। एग सेल और सिनर्जिट्स, एग सेल और सिनर्जिट को मिला करके इसको हम लोग कहते हैं एग अपरेटस। सिनर्जिट्स और एग सेल को मिलाकर इसे बोला जाता है एग अपरेटस, अंड उपकरण। तो एग सेल से एक नर युग्मक फ्यूज करता है। एग सेल का मतलब मादा युग्मक से है और पराग नली के अंदर नर युग्मक, 2 नर युग्मक बने हैं। अभी एक क्या करता है, एक अंड कोशिका से फ्यूज कर जाता है।
इस प्रकार से नर और मादा युग्मक दोनों समेकित हो जाते हैं। नर और मादा युग्मक के समेकन से जाइगोट का निर्माण होता है। तो जब यहाँ निषेचन हो जाएगा, अब ये यन प्लस यन यानी मेल गैमीट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमीट यानी एग भी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर 2n बन जाएंगे। यहाँ पर हम केवल निषेचन को दर्शा रहे हैं। एक नर युग्मक जो बचता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस आपस में खुद फ्यूज करते हैं यानी डिप्लॉयड हो जाते हैं, और उसमें से एक नर युग्मक और मिल जाता है तो ट्रिप्लॉयड हो जाता है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि एग सेल से जब नर युग्मक समेकित होता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। एक बार निषेचन फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन गया, और दूसरा नर युग्मक जो शेष बचता है वह सेकेंडरी न्यूक्लियस से द्वितीय केंद्रक से समेकित होकर ये 2n हो गए दोनों आपस में मिल करके, और एक n यानी एक नर युग्मक और फ्यूज कर गया तो यह स्ट्रक्चर 3n बन गया, ट्रिप्लॉयड हो गया। ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर को प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, और एग सेल और एक नर युग्मक के मिलने से जाइगोट बना, ये 2n कहलाता है। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर एक नर युग्मक ने एग सेल को फ्यूज किया, एक बार निषेचन हो गया। दूसरे नर युग्मक ने सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज किया, दूसरा 2 बार निषेचन हो गया। इस प्रकार से एंजियोस्पर्मिक प्लांट में द्विनिषेचन की घटना महत्वपूर्ण होती है। डबल फर्टिलाइजेशन इस तरह से, इसी को बोलते हैं द्विनिषेचन हुआ, और फ्यूजन 3 का हुआ, ट्रिपल फ्यूजन 3 का हुआ है। एक यहाँ पर फ्यूज किया पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस ने, एक फ्यूजन हुआ यहाँ पर एग सेल और मेल गैमीट का, और तीसरा फ्यूजन दूसरे मेल गैमीट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हुआ। तो 3 बार फ्यूजन होता है, इसलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की घटना होती है। यहाँ पर जो आप फीमेल गैमिटोफाइट देख रहे हैं, यह 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। कैसे? 3 सेल यहाँ की, 3 सेल यहाँ की, 6 सेल और 1 सेल स्वयं की, 7 सेल्ड हो गया। 3 न्यूक्लियस यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 3 6 और 2 यहाँ पर, तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर फीमेल गैमिटोफाइट होता है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। इस तरह से द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन और ट्रिपल फ्यूजन त्रिसंलयन की घटना एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। अब जाइगोट बन गया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म बन जाएगा। जाइगोट का डिवीजन होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड इंडोस्पर्म। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था जिसके साथ एक मेल गैमीट फ्यूज किया, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, और यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर इंडोस्पर्म बनाता है। यही होता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म को कहते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो बीज होगा, बीजांड बीज में बदलता है, उस बीज को पोषण करने का काम यह इंडोस्पर्म करता है। इंडोस्पर्म भ्रूण को पोषण देता रहता है, और अब इसका डेवलपमेंट होता है, बीज बन जाता है। और बीज क्या है? बायोलॉजी की लैंग्वेज में सीड क्या है? इनटेगुमेंटेड ओव्यूल। इनटेगुमेंटेड ओव्यूल को सीड कहते हैं, अर्थात बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है। कैलिक्स और करोला जो पुष्प के जनन में सहायता करने वाले थे, सहायक अंग थे पुष्प के, वो प्रायः गिर जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी फल हैं जिनमें निषेचन क्रिया के बाद फल बनने तक बाह्य दल पुंज लगा रहता है। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण बैंगन में आपने देखा होगा कि फल बनने के बाद भी
उसमें ऊपर जो डंठल के पास हरे हरे स्ट्रक्चर होते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कैलिक्स, वो बाह्य दलपुंज होता है, वो लगा रहता है। टमाटर में लगा रहता है, मिर्च में लगा रहता है, फल बनने के बाद तक लगा रहता है। बाकी कोरोला समाप्त हो जाते हैं, बीजांड बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल बन जाता है। इसीलिए पूछा जाए व्हाट इज फ्रूट, तो राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। इस प्रकार से बीज बनता है और बीज का फिर अंकुरण होता है, अंकुरण के पश्चात फिर नया पौधा बन जाता है, नया पौधा फिर से ये स्पोरोफाइट हो जाता है। इस तरह से हमने देखा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डिप्लॉयड स्टेज और हैप्लॉयड स्टेज, यानी बीजाणुद्भिद अवस्था स्पोरोफिटिक फेज और युग्मोद्भिद अवस्था गैमेटोफिटिक फेज एक के बाद एक आती रहती हैं। इसी को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आप देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं डिप्लॉयड हैं और कौन कौन सी अवस्थाएं हैप्लॉयड हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरी प्लांट बॉडी जिसमें फ्लावर लगे हैं ये डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि इसमें जो पुष्प बनेगा वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाएगा, इसीलिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। एक फ्लावर को हमने ले लिया, इस फ्लावर को यहाँ से निकाला गया, इसको जूम करके देखा गया तो आप देख रहे हैं किस तरह से एक फ्लावर होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है। नर जन्नांग में पुंकेसर इसका नर जन्नांग होता है और गाइनोशियम अंडाशय जायांग जिसको बोलते हैं इसका मादा जन्नांग होता है। यहाँ पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, परागकोश डिप्लॉयड होता है, परागकोश माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, MMC कहलाती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन का अर्थ हुआ यहाँ पर मियोसिस होती है, यहाँ पर रिडक्शन हमने लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ पर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये द्विगुणित माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लॉयड अगुणित माइक्रोस्पोर यानी परागकण में परिवर्तित होती है। माइक्रोस्पोर आगे आता है निकला और फिर इसका डेवलपमेंट होता है, पराग नली का निर्माण करता है। इसी तरह इधर देखेंगे गाइनोशियम में फीमेल सेक्स ऑर्गन में यह भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। आर्कीस्पोरियर सेल में नीचे की तरफ मेगास्पोर मदर सेल बनती है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। देखिए यहाँ पर भी मियोसिस की क्रिया हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हो रही है। एक सेल से 4 सेल बनते हैं जो चारों लाइन से हैं, लीनियर टेट्राड कहलाएगा। यहाँ पर 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, केवल 1 मेगा स्पोर शेष बचता है। जो मेगा स्पोर शेष बचता है यह फंक्शनल क्रियाशील मेगा स्पोर या क्रियाशील गुर बीजाणु कहलाता है। क्रियाशील गुर बीजाणु में फिर समसूत्री विभाजन होने से 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बनते हैं और ये इस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, जिसे एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। 3 सेल ऊपर अरेंज हो जाती हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल्स के नाम से जानते हैं। ये एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स, और नीचे की तरफ सिनर्जिट्स हैं। सिनर्जिट्स 2 सिनर्जिट्स और 1 एग सेल 3, 3, 6 और 2 बीच में आ जाते हैं। इनको पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये तैयार हो गया आपका फीमेल गैमीट और इसके अंदर परागनली, परागकण का अंकुरण होता है, परागनली का विकास होता है। इसके अंदर नर युग्मक बनते हैं, ये है नर युग्मक और यहाँ पर यह है एग सेल मादा युग्मक। नर और मादा युग्मक का समेकन होता है जिसे हम निषेचन या सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल से एक नर युग्मक निषेचित होकर के जाइगोट का निर्माण करता है और दूसरा नर युग्मक ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं 3N स्ट्रक्चर, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चलकर इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूणपोष विकसित होते हुए बीज को पोषण देता रहता है। भ्रूण के विकास से पूरा
बीज का निर्माण होता है और बीज जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं या ज़मीन में आप बीज को दबा दीजिए तो उसका अंकुरण होगा, या पौधों में स्वतः भी बीज गिरते हैं और अपने आप भी अंकुरित हो सकते हैं, अपने आप भी अंकुरण हो जाता है, अपने आप अपनी जनरेशन को बढ़ा देते हैं और बीज के अंकुरण से फिर स्पोरोफाइट प्लांट का मेन प्लांट बॉडी जो होती है उसका निर्माण हो जाता है। इस तरह से पूरे जीवन चक्र को अगर आप ध्यान दें तो इतना पोर्शन जो हमने ऊपर का दिखाया है सब में 2n 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 लिखा हुआ है, अर्थात ये सारे स्पोरोफिटिक फेज को दर्शा रहे हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था को दर्शा रहे हैं। और दूसरा हमने यन दर्शा रखा है, यहाँ पर हमने लाइन से इसको क्रॉस कर दिया है। उधर की फेज डिप्लॉयड फेज है, इधर की फेज नीचे की फेज हैप्लॉयड फेज है। हैप्लॉयड फेज को हम गैमेटोफिटिक फेज या युग्मोद्भिद अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक अवस्थाएं एक के बाद एकांतर क्रम में आती रहती हैं। इसी को कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। तो इस तरह से आज हमारा प्रयास था कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को आगे पढ़ने के पहले पुष्पी पादपों में पीढ़ी एकांतरण को समझ लिया जाए, किस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब हमें एक एक घटना को आगे विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? परागकणों का विकास कैसे होता है, यानी मेल गैमीट कैसे बनते हैं, फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं, इसी को समझ लेना ही ये पूरा चैप्टर हो गया। वैसे तो पूरे चैप्टर को समराइज करके हमने आपको समझा दिया है, यहीं से समझ लीजिए पूरा चैप्टर हो गया आपका। बस एक एक चीज़ों की, एक एक घटनाओं को आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि परागण की क्रिया को अलग से समझना होगा क्योंकि इसी चैप्टर से संबंधित है। परागण क्या है, स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, इसको समझना है, वो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। तो आशा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में लाइफ साइकिल, इसको आप कह सकते हैं कि एक एंजियोस्पर्मिक पौधे का जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है, समझ में आ गया होगा। इसे आप अपनी कॉपी में ड्रा कर लीजिएगा, बना लीजिएगा और इसका नोट्स ऑडियो नोट्स के माध्यम से हमने प्रेषित कर दिया है। इसको एक बार फिर से आप बार बार देखेंगे, समझेंगे तो पूरी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।